देखिए, एक तो सबसे पहले समझना ये चाहिए कि जो बैंक जो हैं वो सट्टेबाजी तो उस वक्त करेंगे जब उनकी वो, अगर वो लिमिट को ब्रीच करें। अगर लिमिट ब्रीच करते हैं तो वो तो फिर स्टेट बैंक जो है उसको जाहिर सी बात है उसके पास डेली रिपोर्टिंग होती है, वो उस पर हाँ, ये एक अलग चीज़ होती है कि वो बैंक जो आपसे प्राइस ले रहा है वो प्राइस क्या दे रहा है। अच्छा, उसमें भी एक दो वजूहत और भी हो सकती हैं। वो ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे जब बैंकों को जब डॉलर अब नहीं होता है, शॉर्टेज होती है डॉलर की, यानी कि इनफ्लो जब कम होता है और अगर मिसमैच कर जाता है तो सिचुएशन में फिर ये होता है कि क्या कहते हैं, ज़रा बैंकों को ज़रा हाथ रोकना पड़ता है, इन द सेंस कि भाई वो नेगेटिव जाना नहीं चाहते हैं। अब उस वक्त जब आप डिमांड आती है तो फिर आप क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर आप प्राइस को बढ़ाएंगे। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, मतलब ये कि आप उसका फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं और आपको उसका नुकसान भी हो रहा होता है। तो दोनों एंगल है, मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं, वैसे बैंकों को नुकसान भी हुआ होगा डेफिनेटली, और बैंकों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है डेफिनेटली। मतलब दोनों दोनों साइड पे मतलब ये चीज़ चल रही है। देखिए, ये इसमें बहुत क्लियर चीज़ है, मतलब होना चाहिए। एक तो पहले ये समझिए कि डॉलर पाकिस्तान में हमेशा से 40 साल से डॉलर की कमी रहती है। वजह क्या है? वजह 40 साल से अगर आपकी कमी है तो इसी वजह से तो आप ये देखिए कि आप IMF के पास जा रहे हैं। आप जा कब से रहे हैं? आप भी 40-44 साल हो गए आपको जाते हुए, यानी कि आपकी इकॉनमी सही मानों में सिर्फ ये कहा गया ठीक तो हुई नहीं। जब डॉलर की जाहिर सी बात है जब कमी होगी तो पूरा कहाँ से वो करेगा? दूसरे सोर्स जो होता है फिर ये होता है उसको जब शॉर्टफॉल है तो वो स्टेट बैंक मीट करे। देखिए, बैंक उस वक्त आप बैंक को ब्लेम करेंगे जब अपनी वो लिमिट ब्रीच करेगा। हर बैंक जो है उसकी एक लिमिट होती है, उसके पास एक NOP लिमिट होती है, उस हिसाब से वो अपना मैनेज करता है। उसमें एक्सेस है, विद इन है, और वो आपको दुनिया जहाँ में ये होता है कि उसको फिर एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है कि भाई क्या करे नहीं करना चाहिए जब प्रेशर होता है। वो पाकिस्तान में भी वो चीज़ है। तो ये एक डिबेट है, लेकिन ये है कि हाँ, प्रेशर है जैसे मैंने आपसे कहा। और आपने इसी वजह से ये देखा कि इम्पोर्ट पे क्या कहते हैं कर्ब इन्होंने मतलब कि जी हाँ मतलब किया, उसकी वजह यही है। देखिए, LC नहीं खोलने वाला तो ये है ना कि वो तो बैंक का प्रेरोगेटिव होता है कि मतलब वो खोले ना खोले सिचुएशन, अगर मिसाल के तौर पे अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, किसी के पैसे नहीं है तो चीज़ तो नहीं खरीद सकता ना, ये बिल्कुल वही वाली चीज़ हो गई। अच्छा, अब उसमें फिर ये कि ज़्यादा पैसे मांगेगा, चूँकि अब जाहिर सी बात है जब नहीं है वो जाएगा बाहर, तो अब इसको थोड़े समझना चाहिए। तो ये सिचुएशन इसी तरह डिमांड और सप्लाई पे ये क्रिएट हो रही होती है। तो एनीवेज खैर, मकसद कहने का ये है कि ये आपका सिचुएशन जो है वक्तन फ़वक्तन तो ये आती रहती है, और ख़ासतौर पे हमारी जैसी इकोनॉमीज़ होती हैं। और इस वक्त हम नहीं हैं, ये पूरी दुनिया में आपको पता है आज का जो है वो इंडियन रुपीज़ ऑल टाइम रिकॉर्ड उसमें वो मतलब उसके ऊपर भी ऐसी प्रेशर है। तो ये तो एक हर जगह पूरे ग्लोबली प्रेशर, और ख़ासतौर पर जो हमारी जैसे अंडर डेवलप और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं इनको बहुत दुश्वारी है इस चीज़ के लिए। उसको समझने की कोशिश की, जब स्प्रेड की बात हो रही है, आप यकीनन बात कर रहे हैं कर्व मार्केट स्प्रेड की। इंटर बैंक में तो स्प्रेड जो है वो ऐसा वो नहीं हो, तो अपने हिसाब से एक वो चल रहा है। और दूसरी ये बता दूं आपको कि इंटर बैंक हर दौर में मैनेज ही रहा है। जो बातें हैं ना कि फ्लोट हो गई या इसको फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसकी मैं आपको एक मिसाल ये दूं, जब बहुत डिमांड थी तो उस वक्त डॉलर जो उठ रहा था आपने ये देखा था, उसकी पेस यही थी 1 रुपये, 1.5 रुपये, पौने 2 रुपये मतलब पर डे। आपने अभी जो नीचे भी जो आया है तो ये क्या कोई मैजिक है या क्या है? मतलब जाहिर सी बात है ये एक आपको, और ये इसको बेसिकली इस तरह हर जगह मैनेज किया जाता है, वो आपके यहाँ भी मैनेज हो रहा है। अच्छा, अब डिमांड जो क्रिएट हो गई वो आप कर्व की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप इतना आप ये सुन रहे होंगे ना कि मतलब डार्सा फैक्टर, डार्सा। देखिए, इसको बड़ा ज़रूरी है समझना, जो ये एक टेक्निकल चीज़ है। लोग जो बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मिस आउट कर रहे हैं। अब स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल के बाद जब नेशनल असेंबली और सेनेट से हो गया, अब एक इंडिपेंडेंट है। डार साहब जो हैं जो बात करते हैं, जो मेरी समझ में बात आ रही है, वो बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि वो फिजिकल मेजर्स, दूसरे मेजर्स वो लेंगे। देखिए, वो यानी कि वो FIA जो है वो इनके अंडर में नहीं आता, वो स्टेट बैंक के अंडर में नहीं आता, वो इस साइड पे आ जाता है। तो वो वाली बात करते हैं। वो जाकर इससे पहले जो बात होती है ना, वो स्टेट बैंक एक्ट के तहत वो उनके अंडर में आता था, तो वो इंटरवीन करते थे। अब उन्होंने सिर्फ कहा है कि हम ये एक्शन ले लेंगे। और आप दुनिया के जितने और भी आप देखिए, अगर फाइनेंस मिनिस्टर है वो आकर मतलब ज़रूर स्टेटमेंट देते हैं, तो उनका भी तो इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक है। अब यहाँ वो एक अलग डिबेट है ये कि क्या हम कितने इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, या क्या है और क्या वजूहत है। तो काम तो ये स्टेट बैंक का, देखिए ना, मैनेज करना जो काम था वो किसका था? ये तो स्टेट बैंक का था ना। तो स्टेट बैंक भी तो इसका जिम्मेदार है ना। ये सवाल आप लोगों को स्टेट बैंक से करना चाहिए था कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ हो गई कि डार साहब के आने की वजह से जब उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो बात की है, जो मेरी समझ में आ रहा है, उन्होंने फिजिकल मेजर्स की बात की है। वो स्टेट बैंक को ना तो ऑर्डर दे सकते हैं, वो चूँकि अब इंडिपेंडेंट हो गया ना, देखिए इस तरह पे।
तो उसमें वही है कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल अपना अपना व्यू है सबका। वो स्टेट बैंक ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सवाल आपको स्टेट बैंक ही उसका जवाब दे सकता है। मजबूरी की उससे बहुत सी वजूहत थी। एक तो स्टेट बैंक गवर्नर आपका फिक्स नहीं हुआ था, वो भी टेम्पररी था। अच्छा, उनकी अपनी स्टेट बैंक की पॉलिसी क्या थी, क्या IMF के साथ किस तरह थे, या वो उनको क्या अंडरस्टैंडिंग थी। अब ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो एक हिडन वो है, जो हमें आपको तो नहीं पता है, लेकिन ये उनको मालूम होगा। लेकिन वही IMF उस वक्त भी वही चीज़ था, वही उनकी गाइडलाइन थी, अभी भी वही है। देखिए उस हिसाब से, क्योंकि आपको सुनना तो पड़ेगा ना उस हिसाब से। देखिए दूसरी बात बताऊं, जो ये आप एक सुनते हैं ना कि हमारे वक्त में ये कर दिया था, वो कर दिया था, ये सब गलत है। अगर आपने कर दिया था उसके लिए आपको वेवर चाहिए होता है। नहीं, ये टेक्निकल है। IMF का वेवर, जो पिछले जो क्लेम भी जैसे चल हो रहा है कि हमारे वक्त में जैसे पेट्रोल की बात होती है, मतलब वेवर कहाँ है? फिर सवाल ये करना चाहिए, असल में टेक्निकल सवाल होना चाहिए। तो अगर आपने करवाया था तो IMF ने वेवर आपने लिया, आपको दिया, वो नहीं दिया। जब तक IMF का वेवर नहीं आपके पास आता है, यानी कि उसके ओके नहीं होता है, तो उस वक्त तक आप क्या कहते हैं, बातें होती हैं फिर तो। देखिए मईशत को इसको समझने की कोशिश की, कर मार्केट जो है ना ये डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी। आपका सिर्फ वो जो एक्सचेंज कंपनी के थ्रू जो चीज़ें हो रही वो तो हो गई, उसके बाद जो कर मार्केट है ये एक डिफरेंट मार्केट है। देखिए मतलब ये कि वो अलग चीज़ होगी, पैरेलल मार्केट जिसे आप कहते हैं। बेसिकली ये कर मार्केट यानी कि आपकी जो पैरेलल मार्केट रेट है वो उसकी वजह से। अच्छा, वो प्रेशर तो है, क्योंकि आपने जैसे सुना होगा कि बाकी चूँकि आपकी करेंसी सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा है, बाकी पैसे भी हैं जिनके पास होल्डिंग है, जो अनडॉक्यूमेंटेड अकाउंट आपके जो पैसे होते हैं, ये असल में उसका पार्ट होता है जिसकी वजह से मार्केट से डॉलर ख़रीदते हैं, और फिर जाहिर सी बात है लोग फिर वो बाइंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये इसका मार्केट की इकोनॉमी में तो नहीं, लेकिन ओवरऑल जो है इसका आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका आ जाता है। क्योंकि आपको पता है बाकी चीज़ें तो स्मगलिंग और ये वो इस टाइप की चीज़ें तो हो ही रही होती हैं, पूरी दुनिया में चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये उसकी वजह से वो गैप बहुत वाइडन हो गया था। और ये जो आपने आपसे कहा ना कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने इस साल इस साइड को बेसिकली उसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो वहाँ पे प्रेशर हुआ तो वो भी ईज़ हुआ, डिमांड भी उसकी वजह से कम हुई। अच्छा, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। असल में डॉलर जो एक वजह और कंट्रोल हुई है उसकी वजह ये हुई कि आपने देखी ऑयल प्राइसेस आपको 100 प्लस था, तो ऑयल प्राइसेस भी आपने ये देखा जो इतने मेजर्स लिए गए, उस मेजर्स के बाद ऑयल प्राइसेस भी आप सॉफ्ट हुई है। इस वक्त जो है वो थोड़ा बीच में स्पाइक आई थी ओपेक की वजह से, लेकिन वो आपका जो है ऑयल बिल में बड़ा उसका फ़र्क पड़ा है। तो वो फिर कुछ उन्होंने इम्पोर्ट के मेजर्स लिए तो वो भी वो कटेल किया, तो वहाँ भी उसका एक फैक्टर हुआ। फिर ये कि आपका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में देखिए 30 to 35% आपको जो एक्सपोर्ट है उसमें रॉ मटेरियल आप बाई करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं वो, तो जो एक्सपोर्ट कम हुई तो वो भी कम पार्ट हुआ वो। तो ये 3 4 5 फैक्टर ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से आपने ये देखा कि डॉलर में ज़रा सा जो एक मैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो था, लेकिन आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो तो आप देखें ना, ये यूज़ कर रहे हैं ना अपने क्या कहते हैं उसको, कोई ना कोई पार्ट आपका रिजर्व से, तो वो फिर स्टेरिलाइजेशन का फैक्टर आ जाता है। यानी कि उसमें फिर स्वैप डेरिवेटिव होता है, वहाँ से कुछ डॉलर निकाल रहे होते हैं जो आप सुनते हैं ना, तो इंजेक्शन स्टेट बैंक है वो एक्चुअली वो स्टेरिलाइजेशन का पार्ट होता है, जो उस वहाँ से वो मैनेज कर रहा होता है, स्वैप वो कर रहा होता है, कुछ ऊपर नीचे वो फिगर आ रही होती है। तो इस तरह वो मैनेज करके जिसकी वजह से अब थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है। साबित तो ये उस वक्त होगा जब स्टेट बैंक उसको चार्ज कर देगा या कोई इसके बाद एविडेंस मिल जाएगा। अब जहाँ तक उसकी वो है, देखिए कैपिंग नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये भी एक थोड़ी सी टफ चीज़ हो जाएगी। आपने कैप तो नहीं किया हुआ कि इसके ऊपर इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, इससे कम नहीं दे सकते हैं, तो आप उसको कैसे, टॉप बॉटम तो इसका है नहीं, तो फिर आप ये करना बड़ा एक मुश्किल चीज़ होगी। और इसके लिए ये होगी फिर एंट्री टू एंट्री वो निकालेंगे कि भाई इतने का लिया आपने, इतना उनको दिया। अब उस पर भी अच्छा, ये तो बैंक चेक एंड बैलेंस नहीं, तो अब देखिए ना, बैंक चेक एंड बैलेंस इस पर हो नहीं सकता है। चेक एंड बैलेंस उस वक्त होगा जब आप उस पर एक लेवल देंगे। लेवल तो नहीं दिया हुआ है ना। बैंक भी तो ये कह सकता है कि भाई आपने हमें भी तो मना किया हुआ है कि आप डॉलर जो है क्या कहते हैं आप नहीं खरीदेंगे, तो भैया जब आप नहीं खरीदेंगे मार्केट से तो हम कहाँ से कस्टमर को देंगे। जो आपका वाला सवाल था ना कि एलसी नहीं खुल रही, तब वो कहाँ से कस्टमर को देगा। तो लिहाजा क्या होता है कि उसका प्रेशर जब आता है, अच्छा वो क्यों करता है बैंक? इसलिए करता है कि बैंक ने जैसे 10 रुपये आप कह रहे हैं 10 रुपये दी, चूँकि वो 10 रुपये इसलिए दे रहा है कि अगर 3 दिन उसको कवर करने या 4 दिन कवर करने नहीं दिया, उसके डॉलर जो नहीं आए तो वो मूव हो गई तो उसके तो अगेंस्ट चला जाएगा। इसको भी तो ज़रा समझने की कोशिश करें ना। तो इसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये सिर्फ ये वाली चीज़ नहीं है, उसमें दूसरे फैक्टर्स में
बैंक भी उसमें आप कुछ इल्ज़ाम दे सकते हैं, उससे स्टेट बैंक को भी कह सकते हैं या कस्टमर को भी कह सकते हैं कि भाई वो रुक जाता नहीं हो। मंगल से प्रेशर शुरू हुआ है, तो मंगल से प्रेशर इसलिए आपने देखा कि वहाँ पे जो आया है थोड़ा सा कि आपकी 3 दिन की छुट्टी हो गई, सैटरडे संडे और मंडे भी आपकी छुट्टी हो गई, तो डॉलर आपके तो देखिए आए नहीं। अब उसके बाद जब वो आए नहीं डॉलर, तो प्रेशर तो अपनी जगह है। तो आपको ये देखना है, ये बहुत कबलस वक्त कहना है कि यहाँ पे ये हो गया नहीं हो। देखिए एक बात मैं बता दूँ, रुपी डॉलर मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। 150 रुपये अगर वो चाहे स्टेट बैंक, तो वो 150 रुपये पे आ जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। और उसकी मैं एक मिसाल यूँ देता हूँ कि आपके पहले भी तो रिज़र्व यही थे ना, जिस वक्त रिज़र्व हैं 7-8 बिलियन, तो उस वक्त आपका एक्सचेंज रेट तो यही था ना, 120-25 इसी टाइप का था। ये लाना होना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए ना, आप IMF के साथ भी तो कमिटमेंट है ना, तो वो भी तो आपको उसी हिसाब से चीज़ें मैनेज कर रहा होता है ना, आप तो आपको अकॉर्डिंगली फिर वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अब आपने तो जो कमिटमेंट किया, देखिए पैसे लेने से पहले आपका एक कमिटमेंट भी तो है जो फुलफ़िल करना है। जैसे आपने देखा बिजली की आपने बढ़ा रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आपने कमिटमेंट लेने से पहले कमिटमेंट किया हुआ है, तो वो फुलफ़िल करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ये आपके इन्फ्लोस के ऊपर होंगे। अब इसमें सिर्फ इन्फ्लोस पे होगा। अब इन्फ्लोस किस पर डिपेंड करेगा, या फर्दर ऑयल प्राइसेस जो है वो क्या आपकी होती है, आपकी इंपोर्ट पॉलिसी क्या होती है, आप एक्सपोर्ट में कितना अगर फिर से अग्रेसिवली जाते हैं और रॉ मटेरियल अगर आप उसके अगेंस्ट बाई करते हैं, फिर आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बात चीज़ें जो होती हैं तो पॉलिटिकल होती हैं, लेकिन अब इकोनॉमिक है उसके एंगल से आप देखिए तो उसमें फिर डेटाज वगैरह आपको देखने पड़ेंगे। उसका फिर ये बेसिकली देखिए ना, मैनेज कैसे हो गया, आपने इंपोर्ट रोक दी, मतलब वो कर लिया, आपके ऑयल नीचे आ गया, एकदम वो आपका प्रेशर जो था थोड़ा सा ईज ऑफ हो गया। तो ये इस पर डिपेंड करेगा सारा।